हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे सत्ता की साझेदारी। और ये आपका क्लास 10 का सिविक्स है, जिसमें हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और एमसीक्यू ऑलरेडी डिस्कशन किया जा चुका है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे कि आखिर जो लॉन्ग आंसर टाइप जो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव मॉडल पे, वो किस प्रकार से आते हैं। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शामिल होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो 2 मार्क्स में जो सवाल आते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो पहला सवाल यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है, परिभाषा कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, यानी जो पावर शेयरिंग होती है उसका मतलब क्या है। तो कह सकते हैं कि शासन की वैसी व्यवस्था जहां पे समाज के प्रत्येक समूह और प्रत्येक समुदाय की समान भागीदारी होती है, यानी सबकी यहाँ पर बराबर की भागीदारी होती है, ठीक है। तो वैसी व्यवस्था को हम लोग सत्ता की साझेदारी के नाम से जानेंगे। इसके बाद जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट यानी कि सामुदायिक सरकार, ठीक है। सामुदायिक सरकार हम लोग देखे हुए थे जब श्रीलंका मॉडल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इसी के साथ हम लोग बेल्जियम मॉडल के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि जो सत्ता जो होते हैं अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्तर पे बंटवारे किए जाते हैं। उसमें से जो तीसरा स्तर था उसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार। तो हम लोग स्थानीय सरकार को ही कहते हैं यहाँ पर सामुदायिक सरकार, ठीक है। तो सामुदायिक सरकार में क्या होता है कि विभिन्न समाज जो अपने आधार पर कह सकते हैं कि भाषा और बोली के आधार पर भी उनका बंटवारा किया जाता है, और साथ ही साथ उनकी एक अलग शक्तियां दी जाती है, ठीक है। यानी वहां पर कभी कभी जाति के आधार पर, कभी कभी भाषा के आधार पर, है ना, सरकार के अंगों को अलग अलग भाग में बांट दिया जाता है। यानी कह सकते हैं कि मतलब समुदाय कोई भी होगा वो अपने आप को कभी कमजोर महसूस न करे, इसीलिए इस तरह की सामुदायिक विभाजन जरूरी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा सकता है हमसे 2 मार्क्स के लिए कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सत्ता के क्षैतिज वितरण, ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर टाइप में सवाल पूछेगा। सत्ता के क्षैतिज, और कभी कभी आपसे ऊर्ध्वाधर भी पूछता है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर, सत्ता के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या अंतर होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। देखिए क्षैतिज में क्या होता है कि सारे एक ही स्तर में काम करेंगे, जैसे आपकी कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी या फिर न्यायपालिका होगी, ठीक है। ये सारे जो होंगे एक ही स्तर में काम करेंगे। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव, और उसी प्रकार से न्यायपालिका का मतलब क्या होता है, जुडिशियरी, ठीक है। तो ये जो सारे होते हैं एक ही स्तर पे काम कर रहे होते हैं। तो जब एक स्तर में काम करेंगे उसको हम लोग क्षैतिज कहते हैं, लेकिन जब स्तर ऊपर बढ़ते चला जाएगा तो उसको हम लोग ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ठीक है। जैसे अब ऊर्ध्वाधर में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सामुदायिक सरकार या कह सकते हैं स्थानीय सरकार, ठीक है। कौन सरकार, स्थानीय सरकार। उसके बाद आता है आपका राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार। उसके बाद आता है आपका केंद्र सरकार, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा ऊर्ध्वाधर, यानी एक स्तर के ऊपर दूसरा स्तर, उसको हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। जबकि एक ही स्तर में हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज वितरण, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पे मॉडल की चर्चा करने पूछा जा सकता है। जो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेल्जियम और श्रीलंका से संबंधित जातीय बनावट, अभी आप देखेंगे तो आपका जो सेंटअप टेस्ट हुआ, ठीक है, जो आपके पास सेंटअप टेस्ट हुआ था बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि श्रीलंका या बेल्जियम दोनों में से किसी में भी पूछा जा सकता है कि वहां की जो जातीय बनावट है, ठीक है, यानी कि जात के आधार पर, कास्ट के बेसिस पे जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग को देखना होता है। तो आपको यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 काफी इंपॉर्टेंट है, जो 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाएगा बेल्जियम, तो बेल्जियम कह सकते हैं कि बेल्जियम जो है एक ऐसा छोटा देश है, यूरोपीय देश है, यूरोप का, है ना। और ये करीब करीब इसकी जो आबादी है हमारे भारत के हरियाणा से भी लगभग आधी है। इसकी आबादी करीब करीब 1 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 3 तरह के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर करीब करीब कह सकते हैं कि 59% जो लोग हैं, ठीक है, वो 59% लोग हैं क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, ठीक है। जबकि जो 40% लोग यहाँ पर हैं वो क्या बोलेंगे, तो बोलते हैं आपका यहाँ पर फ्रेंच।
जबकि मात्र 1% लोग यहाँ पर जर्मन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा के आधार पर देख सकते हैं 59%, 40% और 1%। जबकि उसके राजधानी ब्रुसेल्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पे फ्रेंच बोलने वाली लोगों की संख्या ज्यादा है, यानी 4 हिस्सा है ना, 4 हिस्सा यानी कि 80% लोग वहां पर फ्रेंच बोलते हैं, जबकि मात्र 20% ही लोग वहां पर डच भाषी हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं वहां पर ये भाषा के आधार पर मतलब कह सकते हैं वहां पर बंटवारा है, विभाजन है। अगर अल्पसंख्यक लोगों की बात करेंगे वहां पर है ना, तो कह सकते हैं कि जर्मन वाले वहां पर अल्पसंख्यक है, क्योंकि मात्र 1% लोग ही जर्मन बोलते हैं। पूरे देश में मात्र 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ठीक है, और राजधानी क्षेत्र में जर्मन बोलने वाले की संख्या लगभग न के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। दूसरी बात देखेंगे कि 1950 से 60 के दशक में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वालों के बीच जातिगत या भाषाई तनाव बढ़ने लगा था, यानी कह सकते हैं कि वहां पर झगड़ा झंझट का जो कारण है वो भाषा भी आधार रूप से बन सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे श्रीलंका में, तो श्रीलंका में आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब आबादी कितनी है, तो करीब करीब 2 करोड़ आबादी है। वहां पे 2 जातीय समूह रहती है, पहला हमारा सिंहली है, दूसरा है तमिल। ठीक है, और श्रीलंका की आबादी करीब करीब 74% भाग जो है सिंहली का है और 18% जो भाग है वो तमिल का है। और वहां पे मुख्य रूप से कौन से धर्म का पालन किया जाता है, तो बोलेंगे बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है। ठीक है, मतलब अधिकांश लोग वहां पे बौद्ध धर्म मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहां पर दोनों भाषाएं बोलती है। ठीक है, मतलब वो सिंहली भाषा बोलते हैं और तमिल भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर ईसाई लोगों का हिस्सा अगर बात करेंगे तो मात्र श्रीलंका में 7% ऐसे लोग हैं जो ईसाई धर्म यानी कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। उसके बाद आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर टाइप में कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, तथा बेल्जियम है ना, बेल्जियम और श्रीलंका का जो मॉडल इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, जैसे आपसे बेल्जियम का पूछेगा या फिर श्रीलंका का मॉडल बोलेगा तो एक टेबल बना देना है आपको, और उस टेबल में दोनों साइड, एक साइड में श्रीलंका और एक साइड में बेल्जियम का मॉडल के बारे में बताना है कि दोनों के मॉडल में क्या क्या अंतर हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे दोनों जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, लेकिन अगर सत्ता की साझेदारी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कह सकते हैं क्षेत्रीय अंतर देखने को मिलेगा, वहां पर जो सांस्कृतिक विविधता है, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, तो ये भी आपको वहां पे देखने को मिलता है। और श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को ही जो है सबसे ज्यादा मान्यता दिया गया है, यानी वहां पर सामुदायिक सरकार की जो व्यवस्था है लागू कर दिया गया। उसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर कि बेल्जियम में अलग अलग जो समूह है अलग अलग क्षेत्राधिकार के आधार पर उसको बांटा गया है, और इसके विपरीत अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे तो श्रीलंका में ऐसा नहीं किया गया है, क्योंकि वहां पे जो ज्यादातर बहुसंख्यक वर्ग लोग हैं वो अपना प्रभुत्व खुद स्थापित करना चाहते हैं, मतलब वो अपना जो महत्व है खुद ही अलग रखना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तीसरा अंतर देखने को क्या मिलता है कि बेल्जियम में डच भाषी क्या है, बहुसंख्यक है, जबकि फ्रेंच भाषी क्या है, अल्पसंख्यक है। परंतु वहां पे क्या होता है कि मतलब चाहे आप डच बोलेंगे या फिर आप फ्रेंच बोलेंगे, दोनों भाषा बोलने वाले लोगों को सत्ता में बराबरी का अधिकार दिया जाएगा, यानी दोनों भाषी वाले जो मंत्रियों हैं उनकी संख्या बराबर होगी। जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं है। श्रीलंका में अगर आप देखेंगे तो सिंहली भाषी बहुसंख्यक है, जबकि तमिल भाषी अल्पसंख्यक है। तो सिंहली भाषी बहुसंख्यक का मतलब क्या, उनकी ज्यादा संख्या है, और अल्पसंख्यक जिनकी आबादी कम है। ठीक है, लेकिन श्रीलंका में ऐसा होता है कि सिंहली समुदाय ने बहुसंख्या के आधार पर, अपनी मेजोरिटी के आधार पर वहां पर प्रभुत्व बनाने का काम किया है। वहां पे बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए जिससे अल्पसंख्यक लोग को नुकसान हो सकता है, यानी कह सकते हैं कि समुदाय के बीच में यहाँ पर भाषागत आधार पर भी यहाँ पे लड़ाइयाँ होती है, तनाव पैदा होता है, और दोनों समुदाय के बीच में जो संबंध होता है लगातार बिगड़ते चला जाता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट था। ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोनों का मॉडल में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर बन जाता है यहाँ पर कि आखिर बहुसंख्यक में किस प्रकार से भाषा का यहाँ पर रोल रहा है। ठीक है, यानी भाषा के आधार पर एक जगह पे देखेंगे तो समान अधिकार की बात किया जा रहा है बेल्जियम में, जबकि श्रीलंका में भाषा के आधार पर यहाँ पे वर्चस्व और प्रभुत्व बढ़ाने की कल्पना की गई। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। उसी में आपसे एक सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछता है आपसे कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है,
तो इसमें सत्ता की साझेदारी के अलग अलग क्या रूप है ना, डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी सत्ता की साझेदारी के अलग अलग क्या तरीके हैं, अलग अलग क्या रूप हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला रूप क्या है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन, जैसे विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं और तीनों अंगों के बीच जो है यहाँ पे सत्ता का विभाजन किया जाता है ताकि शक्तियां का जो दुरुपयोग है किसी प्रकार से ना हो सके, और सरकार के हर एक अंग दूसरे अंग पे कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं, जिससे होती है कि सरकार को चलाने में यहाँ पर बहुत ही संतुलन बना रहता है। उदाहरण के तौर पर बात करेंगे तो भारत जैसे देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये 3 ऑर्गन ऑफ स्टेट हैं, यानी कि कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण अंगक है सरकार चलाने के लिए। विधायिका का काम क्या होता है, शासन व्यवस्था के लिए कानून बनाना, ठीक है, विधायिका का मेन काम होता है शासन व्यवस्था के लिए कानून बनाना। कार्यपालिका का कार्य को लागू करना, ना कार्य कानून को लागू करना, जबकि न्यायपालिका का काम क्या होता है, उसकी व्याख्या करना। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे कार्य की कानून की व्याख्या करना और जरूरत पड़ेगा तो दंड भी देना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे दूसरे रूप के बारे में, ठीक है, सत्ता का साझेदारी का दूसरा रूप अगर हम लोग देखते हैं तो विभिन्न स्तर पर गठित सरकार के बीच सत्ता का विभाजन, यानी कहीं कहीं पे 3 स्तर पे सरकार बटे हुए थे, जैसे केंद्र स्तर पे अलग सरकार होती है, प्रांतीय स्तर में अलग सरकार होती है, उसी प्रकार सबसे निचला स्तर यानी कि स्थानीय सरकार, ठीक है, तो अलग अलग स्तर पे अलग अलग सरकार होती है। तो हर एक सरकार के रूप में सत्ता का विभाजन जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे बात कर सकते हैं। और अगर हम लोग सूचियों की बात करेंगे तो यहाँ पे महत्वपूर्ण 3 सूचियां हैं, जैसे संघीय सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें विभाजन हो जाता है। उसके बाद अगर तीसरे रूप के बारे में बात करेंगे तो अलग अलग समुदाय, जो विभिन्न समुदाय होते हैं, अलग अलग जो कम्युनिटी होती है, उनके बीच भी सत्ता का विभाजन किया जाता है, ठीक है, जैसे धर्म के आधार पर हो गया, जाति के आधार पर हो गया, भाषा के आधार पर हो गया, है ना। तो ये मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया, तो बोलेंगे 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, ठीक है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, यानी संख्या के आधार पर भी सत्ता का विभाजन किया जाता है अलग अलग समुदाय में, और भाषा के आधार पर भी यहाँ पे व्यवस्था किया जाता है। तो सामुदायिक सरकार का सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलता है बेल्जियम में, जो कि यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा देश है, ठीक है। उसके साथ आप देखेंगे तो गैर सरकारी संस्थान यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर सरकारी संस्थान, यहाँ पे भी सत्ता का विभाजन किया जाता है, ठीक है। मतलब ये भी लगातार संस्थाएं जो होती है प्रयत्नशील रहती है ताकि वहाँ का जो राजनीतिक दल है, वहाँ का जो हित समूह है, प्रेशर ग्रुप है, संघीय व्यवस्था है, ये सारे के सारे जो लोग हैं सत्ता में अपनी भागीदारी निभा सके। और बहुत सारे राजनीतिक दल मिलकर यहाँ पे सरकार का निर्माण भी करती है और सत्ता का बंटवारा का सुनिश्चित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये विभिन्न रूप हम यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें से सवाल ये पूछा हुआ है कि भारतीय संदर्भ में, ठीक है, मतलब भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का उदाहरण देना है और एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण यहाँ पे देना है, ठीक है, मतलब प्रूडेंशियल रीजन भी हम लोग को चाहिए होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिया जा सकता है, तो देखते हैं कारण यहाँ पे देख लीजिए। पहले सत्ता की जो साझेदारी है उस सामूहिक जो समूह होते हैं उसके बीच के टकराव को कम करता है, उसी के साथ राजनीतिक व्यवस्था में जो हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को भी कम करता है, यानी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यह विभिन्न विविधताओं को अपने में समेट लेती है, और साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो इसमें राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है और इस जागरूकता की वजह से लोगों का सत्ता में भागीदारी बढ़ती है, ठीक है। अगर हम लोग नैतिक कारण की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो नैतिक कारण आप क्या देख पाएंगे यहाँ पर कि जो सत्ता के विभाजन होता है उसमें सभी सरकारें, ठीक है, जितनी भी सरकार है उन सबको शासन की प्रक्रिया में भाग लेने का हिस्सा मिलता है, न्यायपूर्ण हिस्सा मिलता है, और सारे लगभग राजनीतिक दल को यहाँ पे पूरी तरह से न्याय मिलता है। दूसरी अगर बात करेंगे तो अल्पसंख्यकों को भी यहाँ पे नजरअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि उनको भी समानता के आधार पर हिस्सेदारी मिलता है। इस वजह से जातिगत या भाषागत आधार पे या संख्या बल के आधार पे आक्रोश की भावना नहीं आती है, ठीक है। उसी प्रकार से है डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, विकेंद्रीकरण, जो भी सत्ता होती है, पावर होती है, शक्ति होती है, उसका विकेंद्रीकरण, यानी सरकार के अलग अलग अंगों में अलग अलग शक्तियां को बांट दी जाती है और सारे लोग एक दूसरे पे निर्भर होते हैं लेकिन कभी एक दूसरे को हस्तक्षेप
नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं इससे केंद्र में भी, राज्य में भी और स्थानीय स्तर में भी शांति का वातावरण, शांति का जो माहौल होता है वो बना रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे समझते हैं, इसमें पूछा जाता है तो कह सकते हैं कि जो कानून का जो निर्माण होता है, ठीक है, मतलब कोई भी जो निर्णय लिए जाते हैं वो सर्वसम्मति से लिया जाता है। सर्वसम्मति का मतलब क्या होता है, सारे लोग मिलकर, या स्थानीय सरकार है या राज्य सरकार है या फिर कह सकते हैं केंद्र सरकार है, सारे मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद है कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है और इसके क्या क्या लाभ है। ठीक है, जो सत्ता की साझेदारी है वो होती क्या है और इसके क्या क्या लाभ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कह सकते हैं यहाँ पर कि जो सत्ता की साझेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के हर एक समूह या हर एक समुदाय की भागीदारी होती है और किसी भी प्रकार का भेदभाव और भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता। चाहे आप समाज का किसी भी रूप में हैं, आपके साथ न्यायपूर्ण बात होगी, आपको समानता का अधिकार भी दिया जाएगा। इसके फायदे भी होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे भारत जैसे लोकतंत्र में मतलब कह सकते हैं कि जब तक सत्ता की साझेदारी की अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। दूसरी अगर बात करेंगे यहाँ पर तो इससे जो पार्टिसिपेशन होता है पॉलिटिक्स में, जो एक्टिव पॉलिटिकल होता है, एक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम है ना, जो सक्रिय रूप से राजनीतिक व्यवस्था है, वहां पे सबकी भागीदारी को महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें भेदभाव का कोई स्थान नहीं होता। ठीक है, सारे लोगों को बराबर आदर भाव से देखा जाता है। इसकी वजह से देश में टकराव की भावना जो होती है कम हो जाती है थोड़ा सा, वरना इसके बिना जो है टकराव की संभावना प्रबल हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार जो है समूहों को शासन व्यवस्था में भाग लेने का अवसर मिलता है और समाज में शांति बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का टकराव देखने को नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो मूलतः बहुत कम मिलते हैं। यानी इससे कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय भावना है उसमें भी एक तरीका से कह सकते हैं उन्नति मिलती है। ठीक है, तो ये सवाल हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये आपके पास जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे सवाल डिस्कशन किया, जैसे सत्ता की साझेदारी के महत्व क्या है, युक्तिपरक कारण क्या है, और साथ ही साथ बात करेंगे तो अलग अलग तरह का वहाँ का स्ट्रक्चर है, अलग अलग मॉडल है, ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो ये सबके बीच में हम लोगों ने यहाँ पे बात करेंगे तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने डिस्कशन यहाँ पे किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और हम लोग यहाँ पर जितने भी हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या कह सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी हेल्पफुल होंगे। अब एटलीस्ट हमने जितना डिस्कशन यहाँ पे किया वो सारा कम से कम आपको बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले रिवाइज करके जाना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी आपका सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, बाकी अपना राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।